नमस्ते, मैं गौरी मेनन आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल थोड़ी बहुत ज़िंदगी में। आज हमारे बीच में है डॉक्टर श्रृंगाली बारमाटे, जिन्होंने बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी किया हुआ है एंड MBA किया हुआ है हेल्थ केयर हॉस्पिटल हेल्थ केयर में। सो लेट्स वेलकम हर। हाय श्रृंगाली, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। तो आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, so that our audience know exactly what you do. So the occupational therapy is all about physical and mental rehabilitation. Occupational से आप क्या समझते हैं? Occupation is like व्यावसायिक चिकित्सा। व्यावसायिक चिकित्सा बोले जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो भी काम करते हैं, अगर आप कढ़ाई बुनाई करते हैं, अगर आप बैंकिंग हैं या कहीं से भी आपका कोई भी फील्ड है, तो उस ऑक्यूपेशन पे आपको वापस लेके आना, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, जिसमें हम पूरा रिहैबिलिटेशन करते हैं किसी भी पेशेंट का, किसी भी एज ग्रुप के साथ, उसको उसकी डेली लिविंग में लेके आने के लिए। Okay, so patients like what kind of patients you're talking about? पेशेंट्स आर लाइक जैसे कि हम बात कर सकते हैं, अगर हम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में जाए तो वहाँ पे जैसे अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, उस होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम न्यूरोलॉजिकल इसमें जाए तो न्यूरोलॉजिकल में हम जा सकते हैं, स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरी के पेशेंट हो गए। अगर हम पीडियाट्रिक में जाए तो ऑटिज़म हो गया, ADHD हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऐसी डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर्स जिसमें कोई भी पेशेंट किसी भी अगर मानसिक लेवल पे या फिर फिजिकली लेवल पे किसी चीज़ को कार्य करने में असक्षम हो रहे हैं, तो उसको हमको वापस उस लेवल पे एबिलिटी पे वापस लेके आने के लिए जो पूरा काम होता है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। Okay, so I think today we should talk about children's disability. Like उस children's disability के भी बहुत सारे आप बोल सकते हैं पार्ट है या क्या बोल सकते हैं उसे कि ये होंगे ना कि हर एक बच्चा अलग तरीके का डिसेबल है ना। Yes. जैसे किसी को ऑटिज्म, किसी को बोलने स्पीच डिले है, अंडरस्टैंडिंग डिले है, या बहुत सारे होंगे, आपको ज्यादा पता है। तो इफ यू कैन शेयर अबाउट व्हाट इज लाइक जो हम कह सकते हैं व्हाट इज बेस्ट, आप एक्सप्लेन करो चिल्ड्रंस डिसेबिलिटी में कौन से डिसऑर्डर्स सॉरी व्हाट आर द मेन डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रंस डिसेबिलिटी, जो सिम्टम्स हो गए, आप उसके बारे में एलैबोरेट कर पाए। यस, सो आजकल अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बोला जाए तो वो चल रहा है ऑटिज़म है। ऑटिज़म तो है ही है, बट ADHD भी है, सेरिब्रल पाल्सी भी है, डाउन सिंड्रोम है, ग्रोथ डेवलपमेंट डिले है जिसको GDD भी हम बोलते हैं, स्पीच थेरेपी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जितने भी डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सब के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है अपने लेवल पे। ओके, एंड व्हाट आर सम मोस्ट कॉमन आप बोल सकते डिसेबिलिटीज? सो ऑटिज्म इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दीज डेज। ASD जिसको हम बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। और ऑटिज्म के सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं कि बच्चे में हमको बहुत जल्दी दिखने को मिल जाते हैं। अगर बच्चा पूरा 2 साल का कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे में सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, और कभी कभी बच्चा अगर 3 साल का हो रहा तब उसमें सारे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तो हर बच्चे में अलग अलग लेवल पे वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बट हाँ, अगर बच्चा 11 महीने का या 12 महीने का हो गया है तो फॉर श्योर उसमें साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन चाइल्ड, इसकी वजह से डेली लाइफ में वो क्या नहीं कर पाता है? सो डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैम्पर होने लगती है। जैसे बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है। अगर आप बच्चे से आँख में आँख डाल के बात करना चाहो तो वो बच्चा वैसे आपको आंखों में देख के बात नहीं कर पाएगा। अगर एग्जाम्पल XYZ उसका नाम है, तो अगर आप उसको कंटिन्यू बोलोगे उस नाम से तो वो नहीं सुनेगा। आपने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो नहीं सुनेगा। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें बच्चे को अकेले खेलना पसंद होता है, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चों की एक अलग अपनी दुनिया होती है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है, उसमें बिहेवियर्स आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग करने लगेगा, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, बच्चा कंटिन्यूस जंप करने लगेगा। एंड बहुत एक ऐसे एकेडमिकली हम देखा जाए तो कई बच्चे ऐसे जो लिख नहीं पाते, जिनके काफ़ी टेंट्रम होते हैं पढ़ने लिखने में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की उनमें कमी हो जाती है। सो ये कॉमन फीचर्स जो हम देख सकते हैं ऑटिज्म के बच्चे में।
ओके, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस लाइक एग्जैक्टली दे फेस? जैसे पेरेंट्स लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे का स्पीच डिले हो रहा है, तो पेरेंट्स लाइक हाँ ठीक है अभी नहीं बोल रहा है बाद में बोलेगा, तो उसमें समझना कैसे है कि भाई ये बच्चा इज जस्ट अ स्पीच डिले, ही इज नॉर्मल बट ही इज नॉर्मल, तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा कोई पेरेंट? अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है ना, तो स्पीच में भी काफ़ी चीज़ें होती है, बट अगर स्पीच के साथ अगर बच्चा आपका सुन भी नहीं रहा है और अगर आप कुछ बोल रहे हो और वो समझ भी नहीं पा रहा है, अगर आपने बच्चे को बोला कि मुझे वो बॉटल लाके दे दो और आपका बच्चा वो भी नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ अपने एक्टिविटी में एंगेज है, तो आप समझ लो कि हाँ उसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, या आपके साथ वैसे साथ में बैठ नहीं पा रहा है, दूसरे बच्चे के साथ हाथ पकड़ के खेल नहीं पा रहा है, तो अगर स्पीच डिले के साथ ये सब चीज़ें भी है, तो आप समझ लो कि हाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ रेड फ्लैग है जो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ओके, सो स्क्रीन टाइम का इस चीज़ का स्क्रीन टाइम जो आपने बोला वो एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न है मुझे लगता है कि जो बच्चे लोगों का स्पीच डिले हो रहा है, टैंट्रम्स दे थ्रो टैंट्रम्स दे, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, शायद वो भी एक ऑटिज्म ही है ना? अगर उनसे स्क्रीन ले लो तो उसके बारे में आप क्या कहोगे कि वो बच्चे लोगों के, क्योंकि आवाज़, कलर्स, व्हाट दे सी इन द स्क्रीन, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? सी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज कल के डिस्कशन में। ये सब पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए कि अगर आपके यहाँ कोई भी छोटा बच्चा है, आपको सबसे पहले तो अगर बच्चा आपका 5 साल का नहीं है तो स्क्रीन एक्सपोजर शुड बी 0। आपको बच्चे को स्क्रीन देनी ही नहीं है। स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से स्पीच डिले तो हो रहा है, साथ में बच्चे का सोशलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चा कंटिन्यूअसली कोकोमेलन में और बाकी राइम्स में डूब चुका है पूरी तरीके से। अब अगर कोकोमेलन या दूसरे कार्टून का अगर आप उसको कोई भी टॉय या कोई भी खाने का चीज दे रहे हो और जब आप उसको रियल में वो चीज एक्चुअल में दिखाते हो तो बच्चा डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, बच्चा डर जाएगा। एक्चुअल में जब आप उसको लाइट वाले खिलौने दोगे, आवाज वाले खिलौने दोगे, तो बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और वो चीखने चिल्लाने लगेगा, क्योंकि उसने तो कुछ और चीज देखा है ना टीवी पे और ये तो कुछ और है। दूसरी चीज, बच्चा खाना क्या खा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, वो क्योंकि वो सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दे रहा है, उसका सिर्फ विजुअल चालू है। he is not enjoying the food. Yes, he is not enjoying, वो देख ही नहीं रहा है कि वो खा क्या रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे ओरोमोटर जो डेवलप होना चाहिए, बच्चा प्रॉपर च्यू करना चाहिए, जिसकी वजह से स्पीच आती है। हर चीज़ के लिए एक जो प्रॉपर स्टेप्स होती है, डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट तो स्किप हो रहा है ना। हाँ। और जो 5 साल तक ब्रेन डेवलप होना चाहिए, जो स्टेज है 5 साल के ब्रेन डेवलपमेंट की, उस स्टेज में अगर आप बच्चे को सिर्फ स्क्रीन दे रहे हो। आजकल कैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि खाना नहीं खाता है तो स्क्रीन दिखा दो तो खाना पूरा खा लेता है। वो खाना नहीं खा रहा है, वो सिर्फ चू निगल रहा है उस चीज को। ही इज नॉट एंजॉयिंग द फूड, मतलब जो उसके हर एक ग्रोथ के लिए जरूरी है। ट्रू, एंड खाना भी वो अपनी मर्जी से नहीं खा रहा है। हाँ। आपने शेड्यूल बनाया है। हाँ। कि मेरे बच्चे का मैम सुबह 8-9 बजे स्कूल होता है या XYZ जगह चीज होती है उसकी, तो मेरे को इतने बजे ही खाना देना है और मैं उसको पूरा 1 केला और आधा ग्लास दूध दूंगी, मतलब वही दूंगी। अरे क्यों भाई, उसको मांगने तो दो। हाँ। स्कूल से मैम वो थक जाता है ना, तो थकेगा तो बोलेगा ना भूख लगी है। हाँ। जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। जबरदस्ती खाना क्यों दे रहे हो आप? तो इट्स जस्ट लाइक आप उसको फीड कर रहे हो। हाँ। आप उसका एक जो इंटरोसेप्शन है, जो सेंसरी सिस्टम्स है, वो डेवलप ही नहीं होने दे रहे हो। हाँ, ये तो आजकल पेरेंट्स, वही आपने जो बोला दैट इज ट्रू, कि बच्चे लोगों को जबरदस्ती फीड कर रहा है कि अगर टाइम हो गया है, रात को 7 बज गए तो यू हैव टू ईट। यस। लंच हो गया है तो यू हैव टू ईट। वो लोग मौका ही नहीं दे रहे कि बच्चा बोले कि मुझे भूख लगी, खाना दो। बच्चे मोटिवेट ही नहीं हो रहे ना स्पीच के लिए कि मुझे अगर टाइम हो गया है, स्क्रीन लगा दो, खाना खा लेगा। हाँ। क्या खा रहा है पता नहीं। आपसे हम पूछते हैं जब ऐसे पेरेंट्स आते हैं, क्या बच्चा आपसे खाना मांगता है? नहीं मैम, उसका टाइम होता है ना तो हम दे देते। क्यों? आपने तो बच्चे को फिर स्पीच के लिए मोटिवेट ही नहीं किया ना। वो बोलेगा कैसे मम्मी मुझे पानी दे दो, जब आप पानी की बोतल भर के उसके पास रख के जा रहे हो। जब खाना आप उसको अपने हिसाब से दे रहे हो तो वो क्यों बोलेगा खाने के लिए? कहाँ से उसकी स्पीच डेवलप होगी? कंटिन्यूसली फीड करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखा है
बच्चा कैसा है, उसका पेट छोटा सा है ना। सो बीच बीच में कभी काजू खा लिया, कभी बादाम खा लिया, कभी चॉकलेट खा लिया, कभी कुछ लड्डू खा लिया, तो उसका पेट ब्रेकफास्ट से लंच के आए तक का पेट भरा है, बिकॉज उसका पेट छोटा सा है। बट फिर भी लंच के टाइम पे पेरेंट्स फोर्स कि यू हैव टू ईट लंच। वैसे में क्या होगा, वो बच्चा खाना नहीं खाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। और खाना खा भी रहा है तो क्या खा रहा है? हाँ, वेफर्स खा रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है, सैंडविचेस खा रहा है, पिज्जा खा रहा है। तो ऐसे में तो बच्चे की हैबिट भी जा रही है, उसको तो पता भी नहीं है। और ऊपर से तो वो देख, क्योंकि उसको टीवी में वो चीज दिखी है ना, स्क्रीन में पिज्जा, बर्गर, हाँ, हेल्दी हैबिट्स भी नहीं हो पा रही, इसकी वजह से भी So काफी coming हेल्थ to the इश्यूज है। disability and autism, if I ask you, what are the support system? Like ऐसे कुछ centers है या rehabilitation schools है जो ऐसे बच्चों को ट्रीट करती है, या आपको कुछ सपोर्ट मिलता है ये सब चीज करने का, अगर आपने सेंटर डाला है तो गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स या कोई ऐसा हेल्प करता है, कुछ सपोर्ट सिस्टम है? अगर कहा जाए तो जैसे मेरा खुद का यहाँ पे जो सेंटर है, जो मैं खुद चलाती हूँ, उसके लिए मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, वो मैं खुद से कर रही हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा से एक सेंटर खोलना था बच्चों के लिए, क्योंकि आई एम वेरी कनेक्टेड टू किड्स। और मैंने जब सोसाइटी में देखा कि इस चीज़ का, चलो ठीक है, अवेयरनेस तो है नहीं लोगों में, बट गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कुछ है नहीं, उनका भी इस पर ऐसा सच कुछ ध्यान नहीं है। ऐसे है, हम बोलना चाहे तो हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, बट प्राइवेट सेटअप्स में अगर बोला जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर स्कूल्स की बात की जाए, जहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए जो आपके डेवलपमेंट हिस्ट्री लेता है, जो आपको पूरा माइलस्टोन के हिसाब से आपका पूरा असेसमेंट करता है आपके बच्चों का। तो एज सच ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे कोई ध्यान नहीं है, जो कि होना चाहिए। ओके, सो अगर किसी को रीच करना है, मतलब ऑनलाइन ऐसा कुछ है क्या, वेबसाइट वगैरह आप पूछ लो, या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई पेरेंट है जिसका बच्चा ऑटिस्ट, मतलब उनको लगता है कि ही इज नॉट नॉर्मल और हिज स्पीच इज डिले और XYZ रीजन की वजह से, तो वो कहाँ सर्च करेगा, कैसे मिलेगा? तो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी उनको? इन्फॉर्मेशन यही है कि एज सच आपको गूगल पे ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आसपास के नियर बाय सेंटर्स होंगे, वहां से आपको पता चलेगा। पीपल डोंट नो ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्हाट इट इज, टू बी ऑनेस्ट। वो मतलब जो वर्ड है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दे डोंट नो। दे नो कि अगर मेरा बच्चा ऐसा है तो दे विल गो टू चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इधर दे विल गो टू साइकोलॉजिस्ट, है ना, साइकियाट्रिस्ट के पास में जाएंगे, काउंसलर के पास में जाएंगे, बट दे डोंट नो कि देयर इज अ स्पेसिफिक पर्सन, और एक एजुकेशन, मतलब एक ने कोर्स करके रखा है, उसमें एक्सपर्ट है कॉल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो उसका जो टर्म है वो फेमिलियर लोगों ने होना चाहिए। yes, वो होना चाहिए। एक ही सेंटर में, मतलब स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है कि मेरा बच्चा आगे बोल पाए, है ना। यस, तो कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको इसके बारे में पता है, तो कुछ न्यूरो वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर पीडियाट्रिशियंस होते हैं, या फिर ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो रेफर कर देते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हाँ बच्चे का ये चीज़ बढ़ रहा है, तो वो एज सच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में नहीं बताते हैं एज पेरेंट को, जो कि उनको बताना चाहिए। वो चीज़ वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स भी मिसगाइड हो रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं है। क्योंकि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होने चाहिए, ऐसे गली मोहल्ले में, जैसे पहले स्किट के तौर पे चीज़ें होती थी, गांव में लोगों को बताते थे, अब तो गांव की तो बहुत दूर की बात है, लोगों को शहरों में भी नहीं पता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट की वो नहीं है कि हमको ऐसे कैंप लगाने चाहिए जहाँ पे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बताएं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट ज़रूर मिल जाएगा, बट अगर आप प्राइवेट में गए हो तो प्राइवेट में अगर आपके डॉक्टर को पता नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, और कोई CP का बच्चा चला गया, या कोई डाउन सिंड्रोम का, या फिर ऑटिज्म का, तो अगर उनको भी नहीं पता होगा तो वो भी साफ सीधे बोल देंगे कि आप बच्चे को घर पे बैठा दो। आप कुछ कॉमन सिम्टम्स बताइए कि उनको समझ में आए कि, और क्या एज ग्रुप में वो सिम्टम्स अपने को देखने को मिलता है, और किस एज ग्रुप से स्टार्ट होता है? अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है ना, अगर आप उसको बाहर लेके जा रहे हो क्राउडेड प्लेस में, तो वो कान बंद कर ले रहा है, वो बहुत चिड़चिड़ा जैसा हो रहा है, अगर
आप उसको टच कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर का टच उसको मिल रहा है, तो वो ऐसे हो जा रहा है कि नहीं मुझे टच मत करो, मुझे नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बट अगर वो एक्शंस के थ्रू भी आपको ऐसे बता रहा है कि देख के बात नहीं करना है, बहुत लाउड साउंड आ गया, अगर आपने घर पे कुकर मिक्सर भी चला लिया और आपका बच्चा फुल ऐसे इरिटेट हो रहा है, कान पे हाथ रख ले रहा है कि नहीं मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो और अगर आपके बच्चे को सिर्फ गाड़ी में ही मजा आ रहा है और वो जैसी गाड़ी बंद हो रही है आपका बच्चा फुल ऐसे एंजाइटी में कि नहीं गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। आपका बच्चा अगर लिख भी नहीं पा रहा है, स्कूल में आजकल काफ़ी ऐसा हो गया है कि टीचर्स लोगों को पता चल जाता है कि अगर बच्चा बैठ नहीं रहा है या लिख नहीं रहा है तो वो थेरेपी लेने के लिए भेज देते हैं, उनको पता चल जाता है। थोड़े बहुत टीचर्स लोगों में अवेयरनेस हो रही है। बाकी अगर पेरेंट्स को अगर समझना है तो उसके बिहेवियर से ही समझना पड़ेगा कि सिर्फ स्पीच डिले भी नहीं है, दूसरी चीज़ें भी होती है आपके बच्चे के साथ, वो आपको समझना ज़रूरी है और उसके लिए आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट Yes. देयर चाइल्ड इज हैविंग सम इश्यूज। यस, पेरेंट्स को इतने कंपटीशन के दौर में उनको ऐसा चाहिए हमारा बच्चा परफेक्ट होना चाहिए। उनका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे में थोड़ी सी भी कुछ चीज़ होनी चाहिए कि नहीं भाई, अगर हम पूछते भी है कभी पेरेंट्स के कि क्या आपके बच्चे ने क्रॉलिंग स्किप करी है क्या आपका बच्चा जंप नहीं करता है क्या, होती है कुछ चीज़ें डेवलपमेंटल माइलस्टोन में, तो वो उसमें भी बोल देते हाँ मैडम सब करता है, आप तो बस बता दो कि ये बोलेगा कब और ये बैठेगा कब। एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है। Yes. एग्जैक्टली। एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ एडुकेटर्स इन पेरेंट्स कि वो एक बच्चे को कैसे सपोर्ट करे या कैसे हैंडल करे उस टाइम पे बच्चे को, और क्या स्टेप्स है, मतलब अगर वो समझ गया है जैसे कि हाँ मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन एडुकेटर्स का क्या रोल है उसमें कि उन्होंने क्या करना चाहिए और पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए सबसे पहले? पहले तो एजुकेटर्स को अपने स्कूल में एक ऐसी सेटिंग्स बनानी चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाए। ओके, दे डोंट ट्रीट, यस, दे डोंट ट्रीट इक्वली। ऐसे कभी कभी इन बच्चों के साथ ऐसा होता है कि ऐसे बच्चों को, स्पेशल बच्चों को टीचर्स अलग रूम में ले जाते हैं और अलग रूम में एक्टिविटी कराते हैं। या तो उनको स्कूल में बंद कर दिया जाएगा एक रूम में, या तो किसी एक मेड के साथ कॉर्नर में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, और वो एक बच्चा अलग ही बाई के साथ, मेड के साथ कोने में खेलता नजर आएगा, अपना जंप करता हुआ नजर आएगा। बड़े-बड़े स्कूल्स में? यस, बड़े-बड़े स्कूल्स में, छोटे-छोटे प्ले बट एडमिशन लेते हैं क्या ऐसे स्कूल्स में? कुछ जगह लेते हैं, अगर टीचर्स अच्छे, अगर उनको समझ आ रहा है कि नहीं एक्चुअल बच्चों को सच में जरूरत है तो वो एडमिशन्स लेते हैं, बाकी सीधा मना कर देते हैं कि आप स्पेशल स्कूल्स लेके जाओ। बट स्पेशल स्कूल में ले जाने के भी कोई वो नहीं है ना, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो रोल होना चाहिए कि स्पेशल स्कूल में वो है ही नहीं, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही नहीं है स्पेशल स्कूल में, जो होना चाहिए। तो हाउ डू यू ट्रीट, लाइक आप अगर आपके पास में एक बच्चा आया, सो व्हाट आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, लाइक कितना टाइम का ड्यूरेशन दिन भर में बच्चा आपके साथ स्पेंड करता है, या ट्रीट होता है क्या बच्चा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो कितना टाइम आप मिनिमम मांगते हो कि एक पेरेंट को मेरे पास में छोड़ो, फिर आपका बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लगेगा? यस, सो थेरेपी इंटरवेंशन का टाइम होता है 45 से 50 मिनट तक का, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। 45-50 मिनट तक आपका ब्रेन काम करता है, हमारे साथ भी यही है, काम करेगा, उसके बाद ब्रेन को रेस्ट चाहिए, और वो तो बच्चा है जिसमें इतनी एंजाइटी है, सेपरेशन एंजाइटी है, सब कुछ है। तो 45 मिनट का एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें हम थेरेपी देते हैं। हम थेरेपी में सबसे पहले अगर कोई बच्चा आ रहा है तो पहले तो हम उसको हाथ पकड़ के ऐसे बैठा के थेरेपी नहीं करा सकते। हमारा सबसे पहले ये होता है, मोटिव होता है कि बच्चा अंदर आके हमारे साथ रेपो बिल्ड करे। वो रेपो बिल्ड कैसे करेगा, पहले हम उसको जानेंगे कि अगर 100 चीज़ें एक रूम में रखी हैं, कलर्स रखे, बॉल्स रखे, शेप्स रखे हैं, कुछ भी टॉय रखा है, तो वो सबसे पहले टारगेट करेगा अपना फेवरेट, और वो हमको ध्यान देना है कि अच्छा इसने शेप्स उठाए हैं, मतलब इसके शेप्स फेवरेट है। फिर हम जो इंटरवेंशन है धीरे 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 उसको कंफर्टेबल कराएंगे उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ के साथ।
फिर हम धीरे 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 उसका प्रोटोकॉल सेट करेंगे, उसके गोल सेट करेंगे। पहले 3 से 4 महीने के गोल सेट करेंगे। 3 से 4 महीने के गोल्स में सेट करने के बाद हम वापस से रीअसेसमेंट करेंगे कि अच्छा हमारे ये गोल्स कंप्लीट हो गए। और ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें हम बच्चे के फिजिकल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, उसके ग्रॉस मोटर पे, उसके फाइन मोटर पे, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होता है हम उस पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसका सिटिंग टॉलरेंस रहना है तो उसी पे काम करेंगे, नहीं, उसके साथ भी हम बहुत सारा होलिस्टिक एक बच्चे को आपको काफी टाइम देना पड़ता है। यस 45 मिनट का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। एक दिन में आपको 45 से 50 मिनट के लिए बच्चे को हमारे पास सेंटर में लेके आना पड़ता है। लाइक इफ यू से कितना परसेंटेज होता है कि बच्चा विल बी ट्रीटेड या वो पूरी तरीके से ठीक हो पाता है? सी अगर ऑटिज्म की बात की जाए तो ऑटिज्म कभी भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी अगर आपको गारंटी दे रहा है कि हम 100% ऑटिज्म ठीक करके देंगे, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि ऑटिज्म बीमारी नहीं है, इट जस्ट अ नॉर्मल डिसऑर्डर। थोड़ा बच्चा स्पेशल होता है बट आप उसको इक्वली ट्रीट करो। वो कोई ऐसी कैंसर जैसी बीमारी नहीं है या ऐसा वायरस नहीं है कि इस बच्चे से आपको हो जाएगा, नहीं। वो एक अलग ही उसका डेवलपमेंटल उसमें चला जाता है जो उसको नहीं पता होता। तो ऐसा है कि बच्चा इंडिपेंडेंट ज़रूर हो जाता है, वो समझ आने लगती है, वो एक जनरल जैसे हम बैठे हैं वो आपके साथ बैठ के बात करने लगेगा, आपके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा। हो सकता है वो आपके तरफ देख के बात ना करे बट वो आपसे बात ज़रूर करने लगेगा, सोशलाइज होने लगेगा, काम में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। एक्चुअली सोसाइटी की सोच क्या है, जो बच्चा अगर डिसेबल है या उसमें डिसऑर्डर है तो हम ना उसकी डिसेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, एबिलिटी पे ध्यान नहीं देते। हम उसकी एबिलिटी पे ध्यान नहीं देते कि ओ वाओ ये कितना अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट से इतना अच्छा खेल रहा है, वाओ ये कितना अच्छा मैथ्स कर रहा है, ये तो जीनियस हो सकता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि लोगों को एबिलिटी को ऐसे बढ़ा चढ़ा के क्यों नहीं बताना होता है, डिसेबिलिटी को ही क्यों। राइट। और आप जितना डिसेबिलिटी को उसके ऊपर ये बोलेंगे ये डिसेबल है डिसेबल है डिसेबल है तो बच्चा ठीक होना की कोशिश भी नहीं करेगा। और साथ में सोसाइटी पेरेंट्स को भी डिप्रेसिव मोड में ले जाती है। जहाँ पे पेरेंट्स इतने ज़्यादा नेगेटिव इसमें चले जाते हैं, हमारे पास है पेरेंट्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा इतने नेगेटिवली इसमें चले जाते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जिनको नहीं पता होता है कि अच्छा थेरेपी से ये चीज़ ठीक हो सकती, बहुत सारे कुछ चीज़ें हो सकती है जो मेंटेन कर सकते हैं, वो भी इतना डरा देते हैं कि पेरेंट्स ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी कि उनका बच्चा ऐसा हो गया है। फिर सोसाइटी बोली तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, देखो ये तो ये कर लेता है, ये नहीं करता है। ओके जैसे किसी पेरेंट को पता चला कि उसके बेबी में ऑटिज्म है या फिर उन्होंने कुछ माइलस्टोन क्रॉस किया है, स्किप किया है, सो हु आर द एक्सपर्ट्स? लाइक वी स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम या हम कहीं स्क्रॉल करते हैं तो एक टर्म्स आते हैं ऑटिज्म एक्सपर्ट्स या फिर ऑटिज्म एक्सपर्ट सेंटर। सो हु आर द बेस्ट पीपल टू रीच आउट फॉर द पेरेंट्स कि हम लोग किसके पास जाए? हु इज द बेस्ट टू अप्रोच? लाइक मैं किसको अप्रोच करूँ या कौन स्पेशलिस्ट है? हु आर द एक्सपर्ट्स? इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट। सी ऐसे तो बहुत सारे ऑटिज्म एक्सपर्ट इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं जिसको आपको स्किप करना है। दूसरी बात, गूगल पे जाके भी आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी का वहाँ से ज्ञान लेके वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इसके लिए अगर आपको एक्सपर्ट चाहिए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो काम करते हैं आपके बच्चे के ऑटिज्म से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, आपके बच्चे के सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। एलैबोरेट दैट। या सेंसरी इंटीग्रेशन। सो सेंसरी इंटीग्रेशन भी बहुत सारे थेरेपिस्ट ऐसे बोल देंगे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट विद ऑटिज्म एक्सपर्ट, तो इस चीज़ को इग्नोर करें, पहले देखें कि उसकी डिग्री क्या है। सो सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो 5 सेंसेस होते हैं उसके अलावा भी 3 सेंसेस और होते हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे कि हमको सबको पता है विजन, स्मेल, है ना, टेस्ट, हियर, टच, ये सब सेंसेस हो गए। इसके अलावा होता है प्रोप्रियोसेप्शन,
जो आपके मसल्स के लिए, आपके जॉइंट के अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम्म, फिर आता है वेस्टिबुलर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, जो आपके मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक आता है इंटरोसेप्शन सेंसरी सिस्टम, जो आपके अंदर इंटरनल अवेयरनेस ऑर्गन्स की, और कहीं पे आपको पेन हो रहा है, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो उसके लिए इंटरोसेप्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब इज लाइक अ सेंसरी इंटीग्रेशन में आते हैं ये, जहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्रोफेशनल है वो आपके बच्चे के सेंसरी इश्यूज पे भी काम करते हैं, क्योंकि ऑटिज्म के साथ, ADHD के साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ, और इन जनरल भी बच्चों में सेंसरी के इश्यूज रहते हैं। किसी के टच के हो गए, किसी के साउंड के हो गए, लाउड साउंड नहीं चाहिए, किसी के खाने के हो गए कि पर्टिकुलर टेक्सचर्स नहीं खाएंगे, है ना। तो किसी के टच के हो गए कि सिर्फ मेसी प्ले पसंद है, या तो फिर मेसी प्ले पसंद ही नहीं है। बच्चे जाके ना, मेरा बच्चा जाके हक करता है, बहुत ज्यादा हक करता है, हमको हक करता है, किसी को भी देखो तो टच करता है, छूत। तो वो भी एक सेंसरी सिस्टम में ही, सेंसरी इशू में ही आता है, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है आपको, तो आप ऐसे इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट्स के पास ना जाके आपके नज़दीकी में जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो उनके पास जाएं और असेसमेंट कराएं। तो ऐसे सेंटर्स अवेलेबल इजीली है या बहुत रेयर है? सो सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर आपको चुनना है कि आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। अगर आपके बच्चे में जितने भी इश्यूज मैंने बोले वो सब है, डेवलपमेंट से लेके कोई भी अगर इशू हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या नहीं है। अगर आप किसी सेंटर में भी जा रहे हो तो आप पहले क्रॉस चेक करो कि उसके पास वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री है या नहीं है। क्या वो बिना डिग्री के तो नहीं चला रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा कि अपना बच्चा किसी सेफ हाथ में या फिर एक्सपर्ट के हाथ में ही रखो। क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा मिसगाइडेड हो जाते हैं इसकी वजह से। एक तो वो पहले बेचारे पेरेंट्स इतने दुख में रहते हैं, नेगेटिव उनका वो सब चला जाता है, ऊपर से उनको पता भी नहीं है, फिर वो ऐसे मिसगाइडेड हो जाते हैं किसी के भी पास थेरेपी के लेके कि मैम थेरेपी तो ले रहे हैं बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। पर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? आपने कभी कोशिश करी है कि आप किससे थेरेपी ले रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, किस बैकग्राउंड से है वो। सो बेसिकली इफ समवन वांट्स टू ट्रीट या कुछ करना चाहते हैं तो a person should be OT expert like occupational therapist, proper होना चाहिए with proper degree and proper center में जाइए, ask few questions because आप अपना बहुत कीमती सामान उनके पास, मतलब अपना बच्चा जो है आप उनके पास में दे रहे हो, so you cannot put कि कोई भी सेंटर या कोई डे केयर पे आप नहीं छोड़ सकते if your baby is very special, okay? तो एक प्रॉपर OT एक्सपर्ट के पास में जाना चाहिए। Okay, according to you what is द रोल, लाइक कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए एक बच्चे को, अगर वो स्पेशल है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाए? लाइक हमारे आसपास में अगर कोई बच्चा है तो कम्युनिटी वालों ने कैसे, लोगों ने कैसे बिहेव करना चाहिए? पहले तो आपने एक्सेप्ट करो कि वो बच्चे को बीमारी नहीं है, वो बच्चा स्पेशल है। वो हो सकता है कि थोड़ा सा अलग रहता हो, या उसको आपका टच नहीं पसंद है ना, उसको ज्यादा तेज आवाज नहीं पसंद है, तो आप उसके लिए एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे वो बच्चा ऐसा सेफ फील कर पाए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा बोल रहे हो कि अरे इस बच्चे के साथ नहीं खेलना, ये तो चीखता चिल्लाता रहता है, अपने बच्चों को दूर कर लेना, ये नहीं करना है। आप ऐसे में कैसे बच्चे को सपोर्ट दोगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बच्चे को समझ नहीं है या कुछ नहीं है, देखिए ऐसा है ना कि हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज सबको समझ आती है। अगर आप कंटिन्यू बच्चे को यही शब्दों का उपयोग करके बोलेंगे कि ये बच्चा तो ऐसा ही है, ये तो पागल है, ये तो मेंटल है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, हाँ, वो वैसे ग्रैप्स कर लेगा और वो वही बोलेगा कि मैं को कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, और बच्चे ऑटिज्म के बच्चों का रिपीटेशन ऐसे, वो एक अगर चीज पकड़ लेते तो वो कंटिन्यू वही रिपीट करते, एंड वहां पे उनका भी सेल्फ स्टीम डाउन होता है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजें करते हो ना हमेशा, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, तो आप हमेशा देखना
कि वो बच्चे में कितना डिफरेंस आएगा, और जिस बच्चे को आप नेगेटिव अप्रोच से और नेगेटिव एनवायरनमेंट में उसको पाल रहे हो, तो उस बच्चे में देखना कितना डिफरेंस होगा। आपको खुद समझेगा कि अगर आप पॉजिटिवली बच्चों को लोगे तो क्या होगा और नेगेटिवली लोगे तो एक क्या बच्चे को सुधारने का जिम्मा एक सोसाइटी भी लेना Yes, चाहिए, बिकॉज इट्स yes. नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेरेंट्स ओनली। होगा। यस आपका वो बोलते हैं सोशल पेरेंटिंग यस इज मस्ट, कि अगर Yes. आसपास के भी लोग हैं तो भाई हाँ. उसको स्पेशल ट्रीट कराओ, उसको खुशी दो, लाइक डोंट चिड़ो मत, चिढ़ो मत। बिहेवियर, क्योंकि हाँ. अगर आप भले बहुत अच्छा है ऐसे कर रहे हो तो आपके बिहेवियर में दिखता है कि तुम चिढ़ रहे हो, अपने बच्चों को उसके पास जाने नहीं दे रहे हो। तो कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल यस है। और अगर आप अच्छा नहीं भी कर पा रहे हो ना उस बच्चे के लिए, या उसको सिक्योर नहीं फील करा रहे हो, सपोर्टेड फील नहीं करा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप कुछ ही मत करो। कुछ ही मत करो, हाँ, दूर ही रहो। नेगेटिव फिर से तो negative अच्छा से, है ना, कम से कम बट आप दूर ही रहो फिर। पेरेंट को भी एक स्ट्रेस नहीं आएगा कि यार वो हमारे बच्चे को ऐसे देख रहा है या हमारे बच्चे को ऐसे दूर कर रहा है, तो राइट, एग्जैक्टली, वो भी मत करो, कि दूर रहो। दूर रहो। और क्या चीज़ है ना कि हमारे इंडिया में थेरेपी को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, बट अगर आप इंडिया के बाहर जाओ, यूएस में जाओ, यूके में जाओ, कनाडा में जाओ, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है, बट वहाँ पे एक सर्जन को जितना रिस्पेक्ट मिलता है, सेम रिस्पेक्ट एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मिलता है, या उससे भी कई ज़्यादा। ओके, वहाँ पे इतनी अवेयरनेस है। वहाँ पे ऐसा रूल है कि हर स्कूल में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए, हर रूरल एरियाज के हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने सब जगह पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज मस्ट। और वहाँ पे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कमी हो रही है। पीपल डोंट नो, मतलब जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है, लोगों को पता ही नहीं है ना कि Yes. ऐसा भी कोई लोग है। जैसे एवरीवन नोज अबाउट एमबीबीएस, एमडी, पीडियाट्रिक, गायनिक, सबके बारे में, मतलब ओटी भी कोई एक है, डॉक्टरेट है जो स्पेशलिस्ट है आपके बच्चे को केयर करने के लिए। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। यस, दैट्स द रीजन डिमांड इज लेस। डिमांड इज लेस, और वहाँ पे इतना डिमांड है, वहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं है। वहाँ आपको 3-3, 4-4 महीने वेट करना पड़ता है एक सेशन के लिए, सिर्फ एक। और यहाँ पे आपको हफ्ते के 7 दिन 6 दिन सेशन मिलते हैं। एंड इज इट एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली? लाइक यहाँ पे इंडिया में ये एक्सपेंसिव है? इंडिया में से वहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए काफी इंडियंस जिनके बच्चों को ऐसे इश्यूज है या इस चीज से जाते हैं, तो वो वहां से छोड़ के यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे थेरेपीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यहाँ पे थेरेपीज आर वेरी चीप। एंड चीप और ये सब भी छोड़ो, अब यहाँ मतलब पे काफी टाइम मिल जाता है, 6 दिन के लिए बोले तो काफी टाइम। काफी टाइम होता है आपको, तो यहाँ इतना एक्सपोजर मिल रहा है। दूसरी चीज क्या होती है ना कि लोगों के नजरिए में थेरेपी एक ऐसा बन गया है कि वो खुद तो समझते नहीं है, उनमें इतना अवेयरनेस नहीं है। साथ में वो ओटिस को भी एक ऐसे फील कराते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास भी काफी ऐसे लोग आते हैं। आप सर्जन के पास जाओ, कभी ऐसी चीज नहीं होगी कि वो सामने से आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे या सीधे आपके बोल देंगे कि अगर आपका 1500 रुपये, किसी न्यूरो सर्जन का 1500 रुपये फीस है तो 1500 रुपये आप उसको दे के ही आओगे। बट हमारे यहाँ थेरेपी में ऐसा होता है कि पेरेंट्स लोग अच्छे फैमिली से होने के बावजूद भी वो से बार्गेनिंग पे आ जाते हैं। Okay, they don't treat OTs as special doctors, like it's a doctorate degree. उनको भी ऐसे है कि थेरेपी, हाँ, like हमारा बच्चा किसी सेंटर में जा रहा है और जैसे डे केयर इट्स अ डे केयर। हाँ, बट डे केयर में भी आप पूरी फीस वगैरह सब देते हो, सब करते हो। बट हमारे यहाँ तो अगर बच्चे का एक सेशन भी छूट जाए तो उसको वापस लेने के लिए हमें बार बार बोलते हैं कि नहीं, आपको तो ये कंपनसेट करना पड़ेगा। हम तो करते भी हैं बट वही अवेयरनेस का कमी कि वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ओके, एंड लाइक अगर सपोज आपके सेंटर पे कोई आया, ठीक है, तो जो उनकी जर्नी है वो आप कैसे ये करोगे कि आपने कितने टाइम तक का मेरे पास में आपका बेबी छोड़ के जाना चाहिए? लाइक इफ अ ईयर और 2, या फिर ये लाइफ टाइम तक का उनको ट्रीटमेंट लेना है? कभी सब बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन से बच्चे में कौन सा डिसऑर्डर, कौन सी डिसेबिलिटी है। तो
ऑटिज्म के बच्चों को काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है या उनके शेड्यूल में अगर आपने ब्रेकफास्ट का भी टाइम अगर 10 मिनट लेट कर दिया ना, तो उसमें भी उनको इशू होने लगता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो फिर तो वो थेरेपी के लिए तो, और उनकी एबिलिटी के हिसाब से ही काम होता है कि वो कितना कर पाते। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को ठीक करना है तो नहीं मैम आप 2 घंटे थेरेपी दो, 1.5 घंटे थेरेपी दो, आप तो दिन भर रख लो, ऐसा नहीं होता। बच्चे को भी प्रेशर नहीं देना है। आपको यू शुड बी वेरी पेशेंट कि अगर आपने बच्चे को थेरेपी दिला रहे हैं और अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो एक्सेप्ट करके टाइम धीरे 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 माइलस्टोन कंप्लीट करेगा वो। पर अगर नेगेटिव अप्रोच से आप लोगे तो नहीं करेगा। और सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, जो अगर हम चीज़ें अगर आपको बता रहे हैं, आपको वो चीज़ अगर आप घर पे भी फॉलो कर रहे हो, स्कूल में भी फॉलो हो रही, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, बहुत जल्दी अडाप्ट होता है, क्योंकि उसको हर जगह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। बट अगर हम यहाँ 45 मिनट दे रहे, 50 मिनट दे रहे और आप घर पे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ होने वाला है। सो लाइक पेरेंट्स आपके घर में सॉरी आपके इंस्टीट्यूट में, आपके केयर में आके, लाइक इज इट फॉर जैसे सुबह आके छोड़ दिया, शाम में लेके जा रहे, ऐसा होता है या फिर जस्ट फॉर ट्यूशन क्लास? नहीं, इट्स जस्ट लाइक थेरेपी का टाइम है। सिर्फ आपको अपने बच्चे को 45-50 मिनट तक ही थेरेपी सेंटर में रखना है, एंड देन यू हैव टू टेक केयर। उसके बाद आप लेके जाते हैं। हमारे पास 24 घंटे में से 1 घंटा होता है, आपके पास 23 घंटे, आप 23 घंटे पे घर पे काम करो। और हम तो बताते हैं ना कि आपको ये देना है, ये करना है, वो करना है। तो आप मेडिटेशंस वगैरह या मेडिकेशंस वगैरह भी प्रिस्क्राइब वगैरह करते हैं? सी वी आर नॉट द प्रोफेशनल्स, है ना, राइट प्रोफेशनल टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। ओके, है ना, हमारा काम ये नहीं। मेडिकेशंस यस, हमारा काम थेरेपी देना है, वो हम थेरेपी देते हैं मैनुअली अपने टेक्निक नहीं, वो हमारे पार्ट में नहीं है कि हम सर्जरी में इंजेक्शन नहीं कि मेडिकेशंस, वो किसी और का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इफ यू कैन शेयर योर स्टोरीज, लाइक आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज होगा जो एक एग्जांपल्स देके आप बता सके, कोई बच्चा ठीक हुआ होगा, उसके खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। यस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऐसा होता है कि डेली ही एक एक्सपीरियंस होता है कि सही बात है। आज बच्चा अगर बच्चा थेरेपी के लिए आ रहा है, कंटिन्यू थेरेपी कंटिन्यू है तो, हाँ, थेरेपी के लिए अगर बच्चा कंटिन्यू आता है तो बच्चा सोशलाइज होने लगा है ना। एक बच्चा ऐसा है, इसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, बहुत, वो पहले भी ले रहे थे कहीं और थेरेपी 2.5 साल से, बट कभी उनको इतना इफेक्ट नहीं मिला, कुछ नहीं। जब बच्चा मेरे पास आया था असेसमेंट में, आई स्टिल रिमेंबर, वो इतना चीख रहा चिल्ला रहा था कि हम 1 घंटे का असेसमेंट भी नहीं कर पाए, उसकी मदर को दूसरे दिन वापस आना पड़ा। और आज उनको 7 से 8 महीने हो गए। आज वो बच्चा बैठता है, दूसरों से कम्युनिकेट करता है, बच्चों के साथ खेलता है, खाने के इश्यूज थे वो उसके सॉल्व हो गए हैं, उसके जो टेक्सचर के इश्यूज थे, रेनकोट नहीं पहनना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत नॉर्मल लगती है, रेनकोट नहीं पहनना, सनग्लासेस नहीं पहनना, आज वो सब पहनता है। तो मेरे सेंटर में ऐसा होता है कि डेली ही हमारे लिए एक सक्सेस बनता है कि 2 महीने पहले ये बच्चा चल नहीं रहा था, अभी रिसेंटली एक पेरेंट आया था काफ़ी, कि उनको एक्चुअली 4 साल तक उनको पता ही नहीं था कि उनके बच्चे को सीपी है, सेरिबल पाल्सी, जहाँ पे विकलांगता आ जाती है, शारीरिक विकलांगता, जो आपने देखे होंगे, बच्चे चल फिर नहीं पाते हैं बिल्कुल, कंटिन्यूअसली मुंह से लार गिरती रहती है, ड्रूलिंग होता है, तो ऐसे बच्चे, तो वो दूसरी सिटी से आए हैं कहीं से, और उनको अभी तक पता ही नहीं था। फिर वो यहाँ आए, फिर उन्होंने सेंटर का उनको पता चला कहीं से, फिर वो आए। वो बच्चा आज तक उसके पेरेंट ने उसको चलते हुए नहीं देखा था। पिछले हफ्ते में उसके घर वालों ने मुझे इतना बड़ा मिठाई का डब्बा ला के दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे को पहली बार चलते हुए देखा। ओके, तो आपका ट्रीटमेंट और आपका थेरेपी वैसा होता है कि यस इम्प्रूव करे। यस, इम्प्रूव करे। सो इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म, लाइक यस, वेरी लॉन्ग टर्म, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। 100% ऑब्वियसली बच्चा नहीं होगा ठीक, बट यस, एटलीस्ट 50-60% वी कैन एक्सपेक्ट कि वो नॉर्मल रहे, एंड वी शुड ट्रीट नॉर्मली। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब ये है कि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है,
किसी भी काम में, डेली रूटीन के कामों में, छोटे छोटे, भले ही वो काम छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हाँ, वो आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। एग्जैक्टली। सो व्हाट यू विल सजेस्ट हमारे लिसनर्स और जो हमको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि हाउ शुड दे टेक दिस डिसेबिलिटी ऑटिज्म इन अ नॉर्मल वे? क्या मैसेज देना चाहोगे आप उनको? सबसे पहले तो मैं ऑडियंस से, दर्शकों से सबसे यही बोलूँगी कि ये कोई बीमारी नहीं है कि आप इसको ऐसे नज़रिए से देखें, नेगेटिव अप्रोच लेके ही चले। बच्चों के लिए तो ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी, कि उनका बच्चा है, उनकी गलती तो नहीं है, ये भगवान ने दिया है। और स्पेशल का मतलब स्पेशल ही होता है, विच मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उसको वैसा कंफर्ट दो। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है और आपको समझ आ रहा है कि नहीं, इस बच्चे में कुछ डिसऑर्डर है, स्पीच डिले या कोई भी डिसेबिलिटी है, तो अगर उसके पेरेंट को भी नहीं पता है तो आप एक स्टेप आगे लो और उस पेरेंट को सजेस्ट करो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आप जाओ, वहाँ पे हमारे कहने पे आप एक बार जाओ, एक बार आप लेके तो देखो। आप इसको घर पे ना रख के स्पेशल स्कूल में जाओ। अगर आपके बच्चे के साथ में कोई स्पेशल बच्चा है तो आप अपने बच्चे को ऐसे सिखाओ कि बेटा उसके साथ खेलो, ना कि उसके साथ टिफिन शेयर करो। ऐसा नहीं कि उसके साथ बेटा खेलना नहीं, हाँ, वो पागल है, वो मारेगा तुमको, वो तो बोलता ही नहीं है, फिर बच्चे वही से उसको यस यस यस। तो वो चीजें मत सिखाओ। आप अगर एजुकेटेड हो तो थोड़ा सामने वाले को भी एक मोटिवेशन दो और उस बच्चे को भी मोटिवेशन दो। क्या पता वो बच्चा बड़ा जाके आपका नाम ले कि नहीं, मेरे बाजू वाली आंटी ने देखो मेरे मम्मी पापा को इतना मोटिवेट किया कि आज मैं इस लेवल पे चला गया हूँ। तो ये चीज भी होती है। एंड व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द न्यू पेरेंट्स, लाइक हु जस्ट अभी पता चला है कि हमारा बेबी जो है दे आर स्पेशल या फिर उसमें कुछ इशू है, उनको क्या एडवाइस करोगे आप? कि स्ट्रेस लेने से चीजें सॉल्व नहीं होती। आप स्ट्रेस लेने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढो। अगर आपके पास डायग्नोसिस आ गया है तो अब आप उस डायग्नोसिस को लेके बैठे मत रहो कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा हो गया, ये तो ये नहीं कर रहा, अभी क्या करे। ये सोचने के बजाय उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो जहाँ पे उसको मोटिवेट करो और थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी कंटिन्यू करो। कम आपके टेंशन लेके घर पे बैठने से अच्छा है थेरेपी लेके वो बच्चा कुछ अच्छा करे। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस रखा आपने, आपको खुद को रिजल्ट पता चलेंगे। जैसा आपका थेरेपिस्ट बोलता है कि ये मत खाओ, ये मत खिलाओ बच्चे को, ये हैबिट्स चेंज करो, सोने का हैबिट चेंज करो, जो भी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं, अगर वो आप प्रॉपर रूटीन में फॉलो करोगे, आपको खुद को समझेगा कि यार नहीं, स्ट्रेस लेने के बजाय अगर काश हमने थेरेपी ले ली होती, क्योंकि अगर वो स्टेज चली गई और फिर आपको रियलाइजेशन हुआ तो वो तो गलत हो जाएगा। इट्स बेटर कि अगर सोल्यूशन है आसपास में तो सोल्यूशंस लो। आपने अभी तक क्या किया, लाइक अवेयरनेस के लिए? हैव यू ट्राइड समथिंग या आप किसी के पास किसी को अप्रोच किया? लाइक व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ने क्या उठाना चाहिए स्टेप्स इस चीज को लोगों में अवेयरनेस आए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी कोई है, या फिर जो आपके बेबी जो स्पेशल है उनको पर्टिकुलर आप इस सेंटर में ही डालो? गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना, लाइक कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा कुछ डिपार्टमेंट हो या लोगों को जानकारी मिले। आप क्या करते हैं, लाइक मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए आपने कुछ किया है अभी तक? यस, लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें की है। अपने लेवल पे मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो कर सकती हूँ मैंने वो किया है। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स मीडियम पे। और दूसरी चीज़, मैं छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाती हूँ, भले ही वो स्कूल कितना ही छोटा क्यों ना हो, प्री स्कूल हो या प्ले स्कूल हो। और ऐसी कम्युनिटीज़, जो मेरी कम्युनिटी, वहाँ पे कम्युनिटीज़ में जाके मैं ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम लगाती हूँ जहाँ पे पेरेंट्स के साथ मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिले। एंड मेन चीज़ कि अगर स्कूल भी इस चीज़ में अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लोगों का हेल्प करे या सामने से अप्रोच करे तो इट विल बी गुड फॉर द कम्युनिटी। कि अगर इफ यू विल डू गुड द किड विल डू गुड। क्योंकि यूजुअली कैसा देखा गया है कि अगर ऐसा कोई बच्चा स्पेशल है तो दे सजेस्ट साइकियाट्रिस्ट, है ना? यस, कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास पूछो, साइकियाट्रिस्ट विल ऑब्वियसली दे विल डू देयर पार्ट। यस,
बट एक प्रॉपर, आई थिंक साइकेट्रिस्ट कैन ऑल्सो सजेस्ट ना कि हाँ, Yes. आपको थेरेपी इनसे लीजिए कि आपका चाइल्ड स्पेशल है एंड उसको लॉन्ग टर्म अगर उसको थेरेपी की जरूरत है तो एक पर्टिकुलर सेंटर है, यू कैन गो देयर एंड गेट ट्रीटेड। इट्स नॉट 100% गोइंग टू ट्रीट, बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली होगा। इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छा रेट आपको मिलते हैं। कभी कभी तो समझ भी नहीं आता कि अच्छा इस बच्चे में कभी कुछ डिसेबिलिटी थी या कुछ डिसऑर्डर था। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि पेरेंट ने वैसा दिया और सोसाइटी से उनको वैसा मिला है। आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मतलब बच्चा एटलीस्ट 90% पूरा ठीक हो गया है? यस, ऐसे एक्सपीरियंसेस है। अगर आप अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करते हो, अगर बच्चा 5 साल की एज में है और आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस रेट में देखने को मिलता है। है ना? ऐसा भी होता है कि एक स्टेज होती है कि आपको इस टाइम पे जाना चाहिए कि आपका ऐसा होता है ना कि जब आपकी सर्दी खांसी अगर आप तब नहीं ले रहे हो उसके बाद ले रहे हो तो क्या मतलब क्या है? मतलब है ना? खांसी हो के तो टीबी हो गया। है ना? मतलब अर्ली स्टेज पे इफ यू आर ट्रीटिंग देन यू आर गुड टू गो। एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि मेरा बेबी 90% तक का ठीक हो जाएगा। सो लाइक पेरेंट्स शुड इमीडिएट, अगर ऑब्जर्व करते ही आजकल, आई थिंक एवरी पेरेंट ऑब्जर्व देयर चाइल्ड व्हाट दे आर डूइंग एंड ज्यादा पैम्परिंग ना हो। वो भी रहता है कि बहुत ज्यादा पैम्पर करते, कभी कभार वैसे भी जिद्दी हो जाते हैं बच्चे। ओवर पैम्परिंग की वजह से भी कभी कभी बच्चे लोग ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सो अगर आपको पता चल रहा है कि आपका बेबी थोड़ा सा ऑटिस्टिक है, सो यू शुड go to a proper therapist. Yes, proper professional. Proper occupational therapist. Yes. This term is actually very important कि people should know there should be an occupational therapist जो proper इसी चीज के लिए काम करता है ना? Yes. Okay, great. If I'm not missing, if you can, आपको कुछ याद आ रहा है जो ऑडियंस को पता होनी चाहिए, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो आप प्लीज बता सकते हैं। ऑडियंस से ऐसे तो आपने कुछ मिस नहीं किया, बट थैंक यू सो मच ये सारे टॉपिक को लेके आने के लिए, क्योंकि लोग इस टॉपिक पे आके खुल के बात करना चाहते हैं बट सोसाइटी के नज़रिए के वजह से वो ये चीज़ भी नहीं कर पा रही है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सोसाइटी एंड पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, स्कूल टीचर्स कि ऐसे बच्चों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ पे वो सिक्योर फील करे। एंड अगर आपको नॉलेज नहीं है तो गलत नॉलेज मत दो। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसे लोगों इफ यू कैन नॉट गिव पॉजिटिविटी, एटलीस्ट डोंट गिव नेगेटिविटी। यस, एक्चुअली इट्स रियली वेरी नाइस टू हैव यू हियर। लाइक आपने काफी सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया, बिकॉज इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। दिस टर्म वाज टोटली न्यू फॉर मी। पीपल मस्ट बी नोइंग, लोगों को जानकारी होंगी, आधे लोगों को जानकारी होंगी, आधे लोगों को नहीं होंगी। बट आज जो इन्फॉर्मेशन मिली, आई होप कि इससे सबको फायदा हो। लाइक अगर आप के आसपास में या आपका बेबी अगर ऐसा है तो एक प्रॉपर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास में जाइए। और नागपुर में अगर आपको जाना है तो इनका तो सेंटर का मैं नाम नीचे लिख दूंगी, आप उनके पास में डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच श्रृंगी टू मतलब आप यहाँ पर आए। एंड होपफुली नेक्स्ट सेशन हम फिर से ले, कुछ और किसी टॉपिक पे हम आपसे फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू।